नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जो बायोलॉजी का सीरीज चल रहा था उसमें एनिमल टिश्यू चल रहा था। एनिमल टिश्यू का ये लास्ट क्लास होगा। इसके बाद फिर हम ह्यूमन सिस्टम में आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू को हम लोग देख रहे थे। एनिमल टिश्यू में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू वगैरह को पूरा पढ़ लिया था। कनेक्टिव टिश्यू के 2 पार्ट पढ़ लिए थे, तरल संयोजी उत्तक और वास्तविक संयोजी उत्तक। उसमें एक और उत्तक बाकी रह गया था, कंकाल उत्तक, तो जिसको आज हम लोग देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पेशीय उत्तक, उसके बाद फिर तंत्रिका उत्तक के बारे में आज टिश्यू को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता चुके हैं कि जो ये शरीर को मसल्स और हड्डी वगैरह को सबको एक दूसरे से बांधता है। तो उसी के आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं कि ये संयोजी उत्तक जो होते हैं, संयोजी का जो तीसरा उत्तक है वो कंकाल उत्तक, स्केलेटन टिश्यू जिसको कहते हैं, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है इसको। ठीक है, एक बार इसको आप पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम एक करके डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि जो ये कंकाल उत्तक है, स्केलेटन टिश्यू यानी कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये मुख्यतः जो शरीर के क्या होता है, ये शरीर को यांत्रिक मतलब कि जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, कंकाल उत्तक क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर कंकाल तंत्र का निर्माण, जो स्केलेटन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे आगे जो सिस्टम में, ह्यूमन सिस्टम में वगैरह में जो पढ़ना होता है, पूरे स्केलेटन सिस्टम के बारे में, यानी कि क्रेनियल से लेके यानी कि सर से लेके पांव तक के जो स्केलेटन सिस्टम यानी हड्डियों का जो एक ढांचा बना हुआ होता है उसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो वो जो स्केलेटन सिस्टम बना हुआ है वही स्केलेटन कंकाल उत्तक से ही बना हुआ है, यानी कि शरीरों के विभिन्न भागों को जोड़कर एक कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो कौन करता है कंकाल तंत्र का निर्माण? स्केलेटन टिश्यू करता है। कौन? ये किस प्रकार का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, देखिए ये कंकाल उत्तक जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थि, जिसको हम लोग बोन कहते हैं, अस्थि बोन, और दूसरा होता है उपास्थि, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। इंग्लिश में इसको कार्टिलेज कहते हैं। बोन जो होता है वो हमारे मतलब मनुष्य को जो कंकाल होता है, कंकाल के ऊपर बहुत सारे मसल्स वगैरह बनते हैं, तब जाके ये स्केलेटन सिस्टम तैयार होता है। तो जो ये बोन होता है ना, जो बोन होता है काफी डेंस, और जो इसमें मैट्रिक्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। अतः यह कंकाल का जो कंकाल उत्तक है, ये कंकाल का निर्माण करता है। चूंकि इसके मैट्रिक्स काफी डेंस और हार्ड होते हैं और काफी मजबूत होते हैं, तो ये कंकाल का निर्माण करता है, यानी कि स्केलेटन का निर्माण करता है। कौन? बोन। उसके बाद इसका ये जो बोन ही होते हैं, यानी कि कंकाल उत्तक का जो एक पार्ट है बोन, ये क्या करता है कि जो हमारे बॉडी है, बॉडी को एक निश्चित आकार शेप देता है। ठीक है, एक निश्चित आकार देता है। उसके बाद अंगों तथा मांसपेशियों को, जितने भी हमारे बॉडी में अंग हैं, जैसे विसरल ऑर्गन, चाहे हार्ट हो, लीवर हो, लंग्स हो, किडनी हो, सबको क्या करता है तथा, और जितने भी हमारे टोटल शरीर में हम बताए थे कि कितना 639 मांसपेशियां होती है। ठीक है, कितना मांसपेशियां होती है? 639 मांसपेशियां होती है। इन सभी मांसपेशियों को ये सहारा प्रदान करता है, अंग और मांसपेशियों को सहारा प्रदान करता है। यह मुख्यतः कैल्शियम, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, कैल्शियम तथा फास्फोरस से निर्मित होता है, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस के डिपोजिशन से ये बनता है। मतलब ये जो अब हमें बताए थे कि जितने भी टिश्यू होते हैं वो बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं। कि ये जो इसमें जो यानी कि अस्थि के निर्माण में जिन कोशिकाओं का प्रयोग होता है उसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अस्थि उत्तक के निर्माण में किस प्रकार के कोशिकाओं का सहयोग होता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट होता है। और ये क्या चीज के बने होते हैं? मतलब ये जो बनाते हैं एक ऑस्टिन नामक प्रोटीन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओसिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। ये जो कोशिकाएं होती है ओसिन नामक प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, जिससे अस्थि का निर्माण होता है। अस्थि का मेन काम तो समझ ही गए कि ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है, अंगों और मसलों को एक निश्चित आकार देता है, सहारा प्रदान करता है, कैल्शियम और फास्फोरस से निर्मित होता है। और ऑस्टियोब्लास्ट नामक जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनसे ये निर्मित होता है। ओसिन नामक प्रोटीन को इसके डिपोजिशन से अस्थि का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बस इतना ही ये ध्यान रहे। देखिए, जितना अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर टोटल टिश्यू, एनिमल और प्लांट टिश्यू को मिला के देखा जाए तो 5 से 6 क्लास मतलब कि वीडियो में आपका समाप्त हो गया। वो भी वीडियो मुश्किल से मैक्सिमम 20 मिनट का हुआ होगा वीडियो। कोई भी वीडियो अगर देखा जाए इस दृष्टिकोण से तो 20-25 यानी कि टोटल 100 मिनट का वीडियो है। अगर आप 100 मिनट इस वीडियो को देख लेते हैं और एक प्रॉपर नोट्स जो भी हम दे रहे हैं, भले ये आपको लग रहा हो
ऐसे देखने में कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप बना के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देख लीजिए, और मेरे जो पढ़ाया हुआ है इसको आप कंपेरिजन करके देख लीजिए, या फिर आने वाले कोई भी नोट्स है उसको आप देख लीजिए। इन दोनों को मिलाने से यही विदित होगा कि जितना भी मैं लिखा रहा हूं समझिए वो क्वेश्चन ही है, और आने वाले समय में अगर पूछेगा भी तो इन्हीं से पूछेगा, इसी से रिलेटेड होकर पूछेगा। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। उपास्थि जो कार्टिलेज होते हैं, देखिए कार्टिलेज क्या होता है, ये भी एक प्रकार का मतलब ये स्केलेटन टिश्यू ही है, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, अस्थि बोन की तुलना में ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, कोशिकाओं की पर्याप्त स्थान, इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं, मान लें कि जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं अगर होती है तो इसके बीच में पर्याप्त स्थान होता है, पर्याप्त मध्य में, इनकी कोशिकाओं के मध्य में पर्याप्त स्थान होता है। उसके बाद जो चारों ओर से एक द्रव से घिरा हुआ होता है। ठीक है, और ये द्रव से घिरा हुआ होता है, इसी को लैकुना कहा जाता है, लैकुना कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो कोशिकाओं के मध्य में कार्टिलेज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो अस्थि था उसकी कोशिकाओं के मध्य में पता है ना कि मैट्रिक्स जो होता है काफी डेंस होता है, एकदम फाइब्रस हो जाता है, और उसमें बहुत सारे और भी चीज हो जाता है जिसके कारण वो काफी हार्ड हो जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन होता है जिसके कारण वो काफी हार्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि उसके तुलना में ये लचीला मतलब कि सॉफ्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है इसमें मतलब कि दो कोशिकाओं के बीच में, कोशिकाओं के मध्य में, मान लीजिए दो कोशिकाएं हैं तो इनके मध्य में ये स्पेस होता है। ठीक है, इसी तरह से जो टिश्यू बनेगा तो उसके मध्य में स्पेस होता है, और चारों तरफ से जो होता है वो द्रव से घिरा हुआ होता है, जिसको लैकुना भी कहते हैं। ये क्या कहता है, जो कार्टिलेज होते हैं क्या करते हैं, जो अस्थि होता है, मान लीजिए दो अस्थि यहाँ पे जुड़ रहा है, मान लीजिए ऐसे ये अस्थि यहाँ से जुड़ रहा है, ऐसे ये अस्थि यहाँ से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे जो होते हैं ना, इसको समतल बनाने में, चूंकि मान लीजिए हड्डी ऐसे ऐसे है तो जुड़ेगा नहीं ना, इसको समतल बनाने में ये कार्टिलेज की परत यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अस्थियों के जोड़ को समतल बनाने में इसका प्रयोग होता है। यह मुख्यतः देखिए, मुख्यतः जो हम लोग का नोज टिप है, ईयर पिन्ना वगैरह है, ये जो पूरा लैरिंग्स है, इसमें मतलब कि जो श्वसन नली जो होते हैं इसमें पूरे कार्टिलेज के रिंग होते हैं। ठीक है, यहीं पे कार्टिलेज पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है नाक, कान और श्वसन नली में उपास्थि होती है। और ये जो मुख्यतः बनते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक सेल से बनते हैं, और कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन से ये बना होता है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक सेल होते हैं और कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन से ये बना होता है। देखिए एक नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए इसको नोट में लिख दिया गया है कि कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कभी कभी तो ये भी पूछ लेगा कि कार्टिलेज मतलब कि 4-5 ऑप्शन दे देंगे, कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, जैसे नोज टिप दे दिया, या फिर ईयर पिन्ना दे दिया, या फिर ये जो होता है श्वसन नली हो गया इसको दे दिया, किसी एक को दे दिया, या फिर इन तीनों में पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से एक और क्वेश्चन होता है जो शार्क मछली होता है। ठीक है, उसका पूरा शरीर जो शरीर होता है, मतलब कि पूरा जो उसके अंदर में स्केलेटन होते हैं वो सिर्फ कार्टिलेज का ही बना होता है, उसमें बोन उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि बोन अनुपस्थित होते हैं, ये उपास्थि का ही बना होता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, दूसरा पार्ट जो टिश्यू, एनिमल टिश्यू का दूसरा पार्ट जो संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू है वो समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अगला पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू में। ठीक है, पेशीय उत्तक जिसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। देखिए ये जो होता है ना काफी लंबी एवं पतली होता है, लंबा होता है और पतला होता है। ठीक है, ये टिश्यू इस टाइप से लंबा होता है और पतला होता है। पेशीय तो लंबा और पतला होता है, जिसके कारण ये पेशीय रेशा की तरह, जैसे रेशा नहीं होता है, मान लीजिए किसी तरह का रेशा आप देखेंगे या तंतु, इसलिए इसको पेशीय रेशा या तंतु कहा जाता है, पेशीय रेशा या तंतु कहा जाता है। और इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन का विशेष गुण होता है। ठीक है, ये जो पेशीय तंतु होते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन का विशेष गुण होता है। क्यों होता है भाई, इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, संकुचित प्रोटीन, जिसके कारण ये मतलब कि संकुचन कॉन्ट्रैक्शन का इसमें विशेष गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो पेशीय उत्तक होता है मस्कुलर टिश्यू वो लंबा होता है और पतला होता है, रेशे के समान होता है, इसीलिए इसको पेशीय रेशा या तंतु भी कहा जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये विशेष गुण है इसका, जो ये टिश्यू है पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू, इसका विशेष गुण है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि संकुचन प्रोटीन ही नाम है उसका। ठीक है, देखिए पेशीय उत्तक जो होते हैं आंतरिक भाग, जो शरीर का इंटरनल भाग है में पाए जाने वाले द्रव और केंद्रक को क्रमशः जो पेशीय उत्तक है, पेशीय उत्तक का जो मान लीजिए पेशीय उत्तक है। ठीक है, और इसमें जो सेल पाए जाते हैं, तो मान लीजिए पेशीय उत्तक है, भाई उत्तक जो बना हुआ है बहुत सारे सेलों का बना हुआ होगा,
तो इस उत्तक के जो आंतरिक भाग में जो ये द्रव होते हैं, मान लीजिए साइटोप्लाज्म होते हैं, तो इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, इस उत्तक में जो पाए जाने वाले शेल होते हैं, इसके अंदर जो पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, मतलब कि सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सॉरी। और जो यहाँ पे ये न्यूक्लियस अगर पाया इसमें पाया जाएगा, जो पाया ही जाएगा सेल है तो न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले सेल के द्रव को क्या कहा जाता है, तो सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म सेल का होता है, उसी तरह सार्कोप्लाज्म इसका हो जाएगा। और जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो सार्कोमेयर कहा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ध्यान रहे इस बात का। चलिए, इसके बाद फिर हम देखते हैं जो पेशीय उत्तक का प्रकार देख लेते हैं। पेशीय उत्तक के बारे में तो समझ गए, कॉन्ट्रैक्शन मेनली इसका काम क्या बताए थे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट करता है। जैसे मान लीजिए हाथ ऐसे मुड़ रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं मसल्स काम कर रहे हैं, पैर हम लोग चला रहे हैं, या फिर हम बोल रहे हैं तो यहाँ वाला मसल्स काम कर रहा है। ठीक है, तो मेन इसका काम है, चल रहे हैं पैदल तो किस क्या हुआ, मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, तो किसके कारण होता है, पेशीय उत्तक के कारण होता है। अब हम चलते हैं पेशीय उत्तक के बारे में, ये इसके प्रकार को देखते हैं। तो देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय पेशीय उत्तक, या इसी को ऐच्छिक पेशीय उत्तक, या स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू, या वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये आरेखित पेशीय उत्तक होती है, या इसको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। ठीक, और तीसरा यहाँ पे हो गया कार्डियक मसल, हृदय पेशी उत्तक। अब हम एक करके देख लेते हैं कि रेखीय या ऐच्छिक पेशीय उत्तक क्या होता है। देखिए ये लंबा होता है, ठीक है, बेलनाकार सिलिंड्रिकल होता है, जैसे लंबा हो गया, ठीक है, ऐसे लंबा हो गया, और सिलिंड्रिकल मतलब इस टाइप से होता है। ठीक है, इसमें बहुकेंद्रीय मतलब कि इसमें बहुत सारे केंद्र होते हैं, मान लीजिए इस टाइप से है, तो सेल होंगे तो इस टाइप से कॉन्टेक्ट होते हैं, लगता है कि सब अलग अलग एक साथ जुड़ गए हैं और एक ही है, और इसमें अलग अलग केंद्र हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुकेंद्रक होते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फीचर्स माना जाता है कि जो रेखीय उत्तक होते हैं, ऐच्छिक वॉलेंट्री उत्तक, जिसको अपने इच्छा के अनुसार हम लोग कमांड कर सकते हैं, उसी को रेखीय उत्तक कहते हैं। देखिए ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, हाथ में हम लोग का पाया जाता है, मतलब कि पैर में पाया जाता है, यानी कि जिसपे हम लोग का कंट्रोल हो। वॉलेंट्री मतलब होता है जो हमारी इच्छाओं के अनुसार मूवमेंट करता हो, वही रेखीय उत्तक, ऐच्छिक उत्तक को इनवॉलेंट्री उत्तक भी कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जिस पे हम लोग का कंट्रोल हो उसको हम लोग ऐच्छिक उत्तक कहते हैं। ठीक, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लंबा और बेलनाकार होता है, शाखा रहित, यानी कि इसमें इस टाइप की ब्रांचिंग नहीं होंगे, इस टाइप से ब्रांचिंग नहीं होंगे। ठीक, शाखा रहित होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा, इसका जो बी पार्ट है पेशीय उत्तक का, आरेखित पेशीय उत्तक। ठीक है, आरेखित पेशीय उत्तक में क्या होता है कि ये पतली, लंबी और केंद्रक युक्त तंतु होती है। ये भी पतली होती है, जैसे थोड़ा चौड़ा होगा तो मान लीजिए पतला होगा एकदम इस टाइप से, और इसमें न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक होते हैं बट मल्टी नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद ये अनुप्रस्थ धारियां नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो ये मान लीजिए अनुप्रस्थ धारियां इस टाइप से होती है वो नहीं होती है, नहीं होती है। तो संकुचन जो होता है हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है, इसमें जो अनुप्रस्थ धारियां इस टाइप से होती है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसमें अनुप्रस्थ धारियां नहीं होती है, जिसके कारण ये हम लोग के इच्छा के विपरीत यानी कि अनैच्छिक होता है। इसलिए हम लोग इसलिए इसको आरेखित या इनवॉलेंट्री मसल कहा जाता है, यानी कि इच्छा के अनुसार नहीं। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे हम लोग का जो जितना भी एलिमेंट्री केनाल है यानी कि आहार नाल, ठीक, श्वसन, तो श्वसन को हम लोग रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, मर जाएंगे भाई। तो ये कहाँ पाया जाता है, आहार नाल में। हम लोग भोजन करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, भोजन पच जाता है, पच होके बाहर निकल जाता है। ठीक है, श्वसन नाल, हम लोग श्वास लेते हैं, कहने का मतलब इसमें जो श्वसन नाल में जो ये जो उत्तक पाया जाता है वो पेशीय उत्तक का कौन सा, इनवॉलेंट्री मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पित्ताशय जो होता है, नेत्र की जो आइरिस होती है, ठीक है, जो टेस्टिस में जो टेस्टिकल्स पाए जाते हैं, ब्रिशंस में, ब्रिशंस इत्यादि में जो टेस्टिकल होते हैं, ये सब किसके बने होते हैं, रेखित नहीं, आरेखित इनवॉलेंट्री मसल्स का बना होता है। ठीक है, तो मेनली इसका यही बात पूछेगा कि कौन से इनमें, अगर क्वेश्चन पूछा कभी पूछे हुए भी है कि इनमें से कौन इनवॉलेंट्री मसल यानी कि अनैच्छिक, आरेखित, अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। इसमें से दे देगा आपको पैर, हाथ, गर्दन, इसमें से किसी एक को दे देगा पित्ताशय या नेत्र की आइरिस। आपको ये लगाना है, ध्यान रहे कि जिसपे बस इतना याद रखिए कि जो मसल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कि जिस फंक्शन के को हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो रेखित कहलाएगा। जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, उसमें जो मसल्स यूज हो रहा है वो आरेखित कहलाएगा। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं कार्डियक मसल के बारे में देखते हैं।
कार्डियक मसल। ठीक, देखिए कार्डियक मसल क्या होता है, ये छोटे छोटे होते हैं, मतलब कि छोटा होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है, छोटा होता है, बेलनाकार होता है तथा शाखान्वित होते हैं। मान लीजिए ये ऐसे होते हैं, ठीक है, इस टाइप से होते हैं, शाखान्वित होंगे। कहने का मतलब ये क्या कहते हैं ना कि हृदय की भित्ति, यानी कि जो मान लिया कि जो ये वॉल है, क्या चीज का, हार्ट का जो वॉल है, उस वॉल का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, हार्ट का ये सब जो वॉल है, इन चीजों का ये निर्माण करते हैं, हार्ट वॉल यानी कि हृदय की भित्तियों का निर्माण करते हैं। देखिए ये संरचना में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो रेखित की तरह होता है, यानी कि इसके तरह होता है, रेखित, यानी कि इसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, ये होगा। लेकिन ये कार्य कैसा करता है, अनैच्छिक यानी कि आरेखित की तरह, इनवॉलंटरी की तरह करता है। आखिर इनवॉलंटरी की तरह कार्य करता है तब तो कहा जाता है कि सबसे बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कौन सा है, बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा है, हृदय है, जो 24 घंटा आराम नहीं करता है। तो आखिर हम लोग तो इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो अपने से धड़कते रहता है, पंप करते रहता है, संकुचित होते रहता है। तो ये इसका मेन फीचर है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रेखित यानी कि वॉलेंट्री ऐच्छिक मसल की तरह होगा, जबकि इसका जो कार्य होगा इनवॉलेंट्री की तरह होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि हृदय में लयबद्धता, संकुचन और प्रसार यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है लगातार, मतलब ये 24 घंटा लगातार होते रहता है। तो इस टाइप से हम लोग देखिए क्या क्या चीज देख लिए, कंकाल नलिका संयोगी ऊतक पूरा देख लिए, उसका पेशीय ऊतक देख लिए, पेशीय ऊतक क्या होता है, उसके साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, जो पाया जाता है न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, आरेखित और हृदय पेशी ऊतक। इसके बाद हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे, एक बार इसको आप ठीक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो फिर से ले लीजिए। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगला जो इस टिश्यू का जो अगला प्रकार है नर्वस टिश्यू, उसके बाद फिर ये टिश्यू समाप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ये चौथा जो लास्ट टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये एनिमल टिश्यू का लास्ट टिश्यू है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए तंत्रिका ऊतक भाई, जो हमारे शरीर में जितने भी तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, यानी क्रेनियल नर्वस सिस्टम हो चाहे स्पाइनल नर्वस सिस्टम हो, ये सब जितने भी बने होते हैं, जितने भी नर्व्स बने होते हैं, वो किस ऊतक के बने होते हैं, तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। ठीक है, तंत्रिकाएं कोशिका जो होती है, तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स जिसको कहते हैं, इसी का ये बना होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स का ही बना होता है। कौन सा, तंत्रिका ऊतक। बहुत सारे न्यूरॉन्स को मिलने से तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मुख्यतः यही जो होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं ये एक सेल होते हैं, मतलब न्यूरोटिक सेल होते हैं, जिसके मिलने से तंत्रिका ऊतकों का निर्माण होता है। अब देखिए जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, तंत्रिका ऊतक, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक की मुख्य इकाई क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भाई देखिए न्यूरॉन्स जो है सबसे छोटे सेल हैं, कहने का मतलब इन्हीं न्यूरोटिक सेलों से ही मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की मुख्य इकाई यानी कि मेन यूनिट कौन सा होता है, तो भाई न्यूरॉन्स। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तंत्रिका ऊतक से क्वेश्चन पूछा गया है तो यही पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो पूछा गया है, इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि जो न्यूरॉन्स ही होते हैं हमारी बॉडी के, एक न्यूरॉन्स ही ऐसा सेल है जिसमें डिवीजन नहीं होता है, यानी कि न्यूरॉन्स जो होते हैं इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है। एक बार जो हो गया यानी कि 6 वर्ष तक, ऐसा कहा जाता है कि टिल मतलब कि बर्थ से लेके और 6 वर्ष तक ही न्यूरॉन का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि जिस बच्चे का मतलब कि मानसिक विकास जो होता है, मतलब कि दिमाग का जो विकास हो जाता है वो 6 वर्ष से हो जाता है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे इसमें कोई मतलब कि डिवीजन नहीं होता है। तो 6 वर्ष तक ही मतलब कि दिमागी विकास होता है किसी जीव का, मतलब ह्यूमन का। तो इसमें नहीं, आखिर क्यों, क्या कारण है, तो ये 6 वर्ष तक ही विभाजित होता है, उसके बाद विभाजन इसमें नहीं होता है। जो न्यूरोटिक सेल है यानी कि तंत्रिका कोशिका है या तंत्रिका ऊतक है, इसमें विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण 6 वर्ष तक ही माना जाता है ऐसा कि 6 वर्ष तक ही आदमी का जो दिमागी विकास होता है। उसके बाद फिर अनुभव वगैरह ये सब जो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, उन सब चीजों से बहुत चीज होता है। बट दिमाग का जो आईक्यू है, इंटेलिजेंसी आईक्यू, वो 6 वर्ष तक ही डेवलप होता है। ठीक, इस कारण क्या है कि ये न्यूरॉन्स जो सेल होते हैं इसमें डिवीजन नहीं होते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यह जो ये न्यूरॉन्स होते हैं या तंत्रिका कोशिका होते हैं, हम कोशिका भी क्लास में ये फैक्ट्स में लिखा चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो न्यूरॉन्स, ये तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल होते हैं, न्यूरोटिक सेल भी कहा जाता है इसको, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक, उसके बाद देखिए ये तंत्रिका ऊतक जो होते हैं वो मुख्यतः 3 पार्टों में 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं।
तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु और न्यूरोगिलिया। मतलब कि जो भी ऊतक है, मान ले कि इस टाइप का एक ऊतक होता है और इसमें ऐसे ऐसे इसमें इस टाइप से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसमें और बहुत सारा डेंड्राइट्स वगैरह लगा हुआ रहता है। ये एक सोन होता है, न्यूरोगिलिया होता है, इसमें भी ऐसे ऐसे जाते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से एक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक टोटल न्यूरॉन तंत्रिका टिश्यू होता है। ये टिश्यू जो मिलके बनते हैं किसका? तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिकाओं में साइटोन होता है, डेंड्रॉन होता है, यूक्तिन होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मतलब कि जो तंत्रिकाएं कोशिका होती हैं वो किस चीज की बनी होती हैं? तीनों को ऑप्शन में आगे पीछे करके दिया जा सकता है, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सोन। जबकि जो तंत्रिका तंतु होते हैं वो संवेदी तंतु होते हैं, ठीक है। संवेदना, मान लीजिए कोई संवेदना यहाँ से भेजा गया तो इस टाइप से जंपिंग करके संवेदनाएं आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये तंत्रिका तंतु जो होते हैं ये संवेदी तंतु और प्रेरक तंतु के रूप में मौजूद होते हैं। इसमें संवेदक तंतु का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंपल्स जनरेट करता है, मान लीजिए न्यूरॉन से कोई भी इंपल्स जनरेट हुआ तो संवेदनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। ऐसे मान लीजिए कि आपको ऐसे किया था, यहाँ से सीधे संवेदना कहाँ जाती है? मतलब जो बॉडी पार्ट है, अंग है, उससे मस्तिष्क तक जाती है। इसको क्या कहते हैं? संवेदी तंतु। भाई संवेदना जो हम लोग देखते हैं ना कि 5 जो संवेदी तंतु, संवेदी अंग होते हैं, देखना, सुनना, मतलब सुनना, उसके बाद त्वचा और टेस्ट, ये 5 होते हैं। इंद्रियां जिसको कहते हैं हिंदी में, इंद्रियां 5 इंद्रियां होती है, तो वही संवेदना पहुंचाने का काम करती है अंगों से मस्तिष्क तक के। जबकि प्रेरक तंतु जो होते हैं, जो इंपल्स होते हैं, यहाँ से गया वहां से तुरंत रिवर्स इंपल्स आया, संवेग को मस्तिष्क से कार्यकारी अंगों तक पहुंचाने में प्रेरक तंतु का काम करता है। यानी कि जो कोशिका, तंत्रिका कोशिका थे, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सोन का बने थे, और ये जो तंत्रिका तंतु है संवेदी तंतु और प्रेरक तंतु। संवेदी तंतु का काम है अंगों से मस्तिष्क तक, इन संवेदना को अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाना। जबकि प्रेरक तंतु का काम है संवेदना को मस्तिष्क से जो कार्यकारी अंग पे इफेक्ट डालना है, जो जिस कार्यकारी अंग तक पहुंचाना है, वहां तक इसका काम है पहुंचाना। तीसरा है न्यूरोगिलिया। न्यूरोगिलिया क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग का यहाँ जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स के साथ उपस्थित होते हैं। न्यूरोगिलिया एक प्रकार का मतलब कि स्ट्रक्चर होता है जो न्यूरॉन्स के साथ केंद्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के में न्यूरॉन के साथ ये उपस्थित होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, मोटा मोटी क्वेश्चन आज तक जब भी देखिएगा तो यही 2 क्वेश्चन, न्यूरॉन्स यूनिट जो बताया गया है कि सबसे मुख्य यूनिट है वो, और शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इसमें विभाजन नहीं होता है। यही क्वेश्चन आज तक टिश्यू से, नर्वस टिश्यू से आते रहा है और आगे भी आते रहेगा। क्योंकि ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इन सब चीजों का रिलेवेंट मतलब कि जनरल साइंस के दृष्टिकोण से कम बनता है, ठीक है। बट पढ़ने के लिए याद रखना है, पढ़ना है, मे भी क्वेश्चन अगर आ गया इसको भी हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग का ये टिश्यू वाला लेक्चर, टिश्यू का जो टॉपिक है एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, समाप्त हो गया, ठीक है। एक बार आप लोग का ये दायित्व बनता है कि आप लोग इसको अच्छे से, मतलब कि मुश्किल से हमको लगता है कि 1.25 घंटा का टोटल मिला दिया जाए, 1.25 से 1.5 घंटा का 5-6 वीडियो जो भी है, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, सबको मिला दिया जाए तो 1.5 घंटा का मुश्किल से वीडियो होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग 1.5 घंटा समय दीजिए और पूरा प्लांट और एनिमल टिश्यू को एक प्रॉपर वे में ढंग से पढ़ लीजिए। इस वीडियो को सुनिए और एक अच्छा, मतलब जो भी लिखा हुआ है वो नोट्स बना लीजिए। आप देखिए टिश्यू से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये दावा है, ठीक है। ये पुराना अनुभव और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने, बनाने, निकालने, सब कुछ करने से ही ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये आपका एनिमल टिश्यू, इसमें एक छोटा सा और वीडियो मैं बनाऊंगा ब्लड का जो वर्गीकरण है, यानी कि जो जितने भी ब्लड के जो प्रकार हैं, ए, ओ, ए, बी, इस टाइप है, तो उन लोगों उसके बारे में, RH फैक्टर के बारे में एक छोटा वीडियो और मैं बनाऊंगा, ताकि कंप्लीट आपका किसी तरह से, मतलब कि टिश्यू से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग ह्यूमन सिस्टम स्टार्ट करेंगे, या तो डाइजेस्टिव या सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। जहां से क्वेश्चन से बीपीएससी या कोई भी कंपटीशन बायोलॉजी में ज्यादा पूछता है, पहले हम उस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।